हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने बी वर्ब्स के बारे में पढ़ा था। बी जिसका अर्थ होता है होना। हम बी वर्ब से क्या बताते हैं? होना या ना होना के सेंटेंसेस। कौन क्या है, कौन कैसा है, कहाँ पर क्या है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपको। और हमने वर्ब्स के पूरे फैमिली को समझा था, पूरे प्रकार की इंग्लिश में कितने प्रकार की वर्ब्स होती हैं, उनके फॉर्म्स क्या होते हैं, बी वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा वीडियो में, उसको ज़रूर देख लीजिएगा हमारे चैनल में जाकर। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि बी परिवार से यानी कि एम इज़ आर का उपयोग करके हम कौन कौन से छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं शुरुआत में। भाई अभी हमने इंग्लिश सीखना शुरू किया है, मान के चलो, तो शुरुआत कैसे करें यही आज हम बताने वाले हैं कि एम इज़ आर का यूज़ करके कौन कौन से छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को छोटे छोटे मत समझना बेटा, क्योंकि यही सेंटेंसेस आपकी इंग्लिश की नींव मजबूत करेंगे, आपके फाउंडेशन को बिल्ड करेंगे, जिससे आप एडवांस्ड इंग्लिश तक पहुँचोगे, है ना। क्योंकि हमें हमेशा सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए। आपने स्कूल में पहले 2 का पहाड़ा सीखा था बेटा, याद करो। सीधे 17 का पहाड़ा नहीं सीख गए, पहले आपने 2 का सीखा, फिर 3 का, फिर 4 का, इस तरह से आगे बढ़े ना, है ना। और 17 का तो अभी भी नहीं सीखे, है ना। चलो, तो आज के वीडियो में क्या देखने वाले हम कि बी वर्ब से कौन कौन से सेंटेंसेस बना सकते हैं, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन सारे पॉइंट्स को किसी एक टॉपिक पर कैसे लगाएं, क्योंकि हमें किसी एक विषय पर बात करना है ना, तो हम वो कैसे करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। और आपको थोड़ा सा होमवर्क भी मिलेगा, तो होमवर्क भी कर लेना बेटा, ठीक है, बड़ी कृपा होगी। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला पॉइंट है आज का इंट्रोडक्शन, यानी शॉर्ट में इसको बोलते हैं इंट्रो, परिचय। आप बी वर्ब्स का उपयोग करके, एम इज़ आर का उपयोग करके किसी का परिचय दे सकते हो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम आशीष शिवहरे, नाम तो सुना होगा। दूसरा है देखो, माई नेम इज़ आशीष शिवहरे। बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, बस प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। तीसरा देखो क्या है, दिस इज़ आशीष शिवहरे। जी हाँ, आप अपने आप के लिए भी क्या लगा सकते हैं, दिस इज़ आशीष शिवहरे। 3 तरीके हो गए ना। कौन कौन से तरीके हो गए? आई एम आशीष शिवहरे, दूसरा क्या है, माई नेम इज़ आशीष शिवहरे, तीसरा है दिस इज़ आशीष शिवहरे। लेकिन ये जो तीसरा तरीका है, इसको बड़ा संभल कर यूज़ करना। इसका यूज़ तभी करना है जब आप अकेले हो, मतलब सामने भले कोई हो जिससे आप कर रहे हो बात, वो तो हो गई भाई। अकेले मतलब वैसा नहीं कि जंगल में जाके उपयोग कर रहे हो। अकेले का मतलब है आपके आजू बाजू में कोई नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आपके बाजू में कोई खड़ा है और आपने बोल दिया दिस इज़ आशीष शिवहरे, तो लोग तो बाजू वाले को देखेंगे ना, क्योंकि दिस का मतलब क्या होता है, जो पास में हो और एक है। याद करो, हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा है, दिस दैट दिस दोज, उसका वीडियो भी मिल जाएगा, आपको देख लेना जाके, ठीक है। तो बीच बीच में सारे वीडियोस दिखा दूंगा बेटा, चिंता नहीं करना। अब ज़रा गौर करो, आपको इसका उपयोग कब करना, जब आप अकेले हो, आजू बाजू में कोई नहीं है। जैसे आप स्टेज में बोल सकते हो माइक लेके, हाय दिस इज़ आशीष शिवहरे। आप ऑन कैमरा बोल सकते हो, दिस इज़ आशीष शिवहरे, है ना, क्योंकि अगल बगल में कोई नहीं है ना। लेकिन सड़क पर, अगर आप इसको सड़क पर कह रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दो कि अगल बगल में कोई है कि नहीं है। क्योंकि अगर गलती से मान लो कोई कुत्ता खड़ा है और हमने बोल दिया दिस इज़ आशीष शिवहरे, तो लोग उसको देखेंगे और वो कुत्ता हमें देखेगा। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा पॉइंट है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का अर्थ होता है व्यवसाय, यानी आपका व्यवसाय क्या है, आप क्या हैं, ये हम बी वर्ब से बता सकते हैं। लेकिन ऑक्यूपेशन को थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि इसके मीनिंग में हो सकता है आप थोड़ा गलत समझ जाएं। देखो, व्यवसाय का मतलब पैसे से नहीं होता कि आप कोई जॉब करते हो और पैसा कमाते हो, जी नहीं।
ऑक्यूपेशन का संबंध व्यस्तता से है कि आप दैनिक जीवन में किस काम में व्यस्त रहते हो, आपका काम क्या है। जैसे देखो, पढ़ाना मेरा काम है ना, तो ये मेरा ऑक्यूपेशन हो गया, मैं टीचर हूँ। लेकिन पढ़ना आपका काम है तो वो भी तो काम हुआ ना, आपकी व्यस्तता हुई, यानी आप स्टूडेंट हो तो ये भी तो ऑक्यूपेशन है। लेकिन पैसा छात्र नहीं कमाता, ठीक है ना। अभी तो मैं भी नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन कोई अगर हाउस वाइफ है तो क्या वो पैसा कमाती है? नहीं, लेकिन काम तो है, ऑक्यूपेशन तो है। तो ऑक्यूपेशन का संबंध पैसे से नहीं है बल्कि व्यस्तता से है। इसको थोड़ा और गहराई से समझ लो, आपका शब्द भंडार बढ़ा रहा हूँ मैं, समझ लीजिए। ऑक्यूपेशन शब्द बना है ऑक्यूपाई से। ऑक्यूपाई के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है कब्जा करना और दूसरा अर्थ होता है व्यस्त रहना। कब्जा करना कैसे? जैसे मान लीजिए आप किसी भी फंक्शन में गए या किसी क्लास में गए और वहाँ जाके फेवरेट सीट में बैठ गए, तो वहाँ आप फेवरेट सीट में बैठ के आपने क्या किया, उस सीट को कब्जा कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, है ना। और बाजू में जो खाली सीट है उस पर आपने अपना बैग रख दिया। किसके लिए? आपका फ्रेंड आ रहा, आपका दोस्त आ रहा, आपने वहाँ भी रख दिया, कब्जा कर लिया। इसी को ऑक्यूपाई करना कहते हैं। या बहुत से लोग ट्रेन में घुस जाते हैं अंदर और बढ़िया गमछा लुंगी बिछा देते हैं, वो क्या कर रहे हैं? कब्जा कर रहे हैं, ऑक्यूपाई, है ना। तो इसी को ऑक्यूपाई कहते हैं। और दूसरा इसका अर्थ है व्यस्त रहना, ऑक्यूपाई। तो जिस काम में हम व्यस्त रहते हैं वही हमारा ऑक्यूपेशन है। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम आ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब के वीडियोस बाद में अलग से आएंगे। अभी हम क्या सीख रहे हैं? एम इज़ आर। तो आप केवल एम इज़ आर पर फोकस करो, नींव मजबूत करो, फिर तो आपको सब बताएंगे, ठीक है। आई एम आ टीचर। इसी तरह आप कह सकते हो ही इज़ एन इंजीनियर, शी इज़ अ डॉक्टर। तो किसी के बारे में भी आप बता सकते हो, है ना। कोई व्यक्ति कह सकता है माय फादर इज़ एन इलेक्ट्रीशियन, माय फादर इज़ अ कारपेंटर, माय फादर इज़ अ डॉक्टर, माय फादर इज़ अ पायलट, माय फादर इज़ XYZ, जो भी आपको लगाना है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स हो गए हैं बी वर्ब्स के। कौन कौन से? पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है ऑक्यूपेशन। चलो तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा पॉइंट है एज। आप बी वर्ब्स का उपयोग करके एज बता सकते हो, उम्र बता सकते हो। उम्र बताने के 2 तरीके हैं। कौन कौन से देखते हैं। पहला तरीका है, आप कह सकते हो आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। हाँ, मैं 20 साल का ही हूँ बेटा। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। अब जरा गौर करो, इसमें कौन सा शब्द आया है? ओल्ड। ओल्ड का मतलब क्या होता है? पुराना। तो अगर इसकी हिंदी निकाले तो क्या हो रही है? मैं 20 साल पुराना हूँ। हाँ, अंग्रेज ऐसे ही बोलता है, मैं 20 साल पुराना हूँ। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं मैं 20 साल का हूँ, मैं 20 वर्ष का हूँ, है ना। लेकिन ये अंग्रेज़ों का तरीका है, वो ऐसा बोलते हैं आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। तो ओल्ड तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर एक और तरीका है जो बोलचाल में ज़्यादा यूज़ होता है, आप केवल कह सकते हो आई एम 20। सिर्फ क्या बोलो? आई एम 20। इसमें ईयर्स मत लगाओ, क्योंकि ईयर्स लगाओगे तो ओल्ड लगाना पड़ेगा। हाँ, केवल बोलो आई एम 20। अच्छा, आप हिंदी निकाल के फंस जाओगे। कैसे फंस जाओगे? देखो, आई एम 20 की हिंदी हो रही मैं 20 हूँ, तो अगला व्यक्ति सोचेगा मैं 20 हूँ, बाकी 19 कहाँ हैं? अरे भैया, आई एम 20 का मतलब मैं 20 हूँ नहीं होता, बल्कि मैं 20 का हूँ। यहाँ हिंदी में अपने आप का आ जाएगा, मैं 20 का हूँ। आपने हिंदी में देखा होगा, बहुत से लोग जब एज बताते तो कहते ना कि मेरे 2 लड़के हैं, एक लड़का 20 का है, दूसरा 25 का है। तो वो क्या बता रहे हैं? एज बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो तरीका है दूसरा वाला, ये तरीका केवल इंसानों के लिए है। जी हाँ, सिर्फ इंसानों के लिए।
अगर आपको किसी भी जानवर या निर्जीव वस्तु की एज बतानी है तो आपको पहला वाला तरीका लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे किसी भी बिल्डिंग की एज बताना है तो मैं बोलूँगा दिस बिल्डिंग इज़ 20 ईयर्स ओल्ड। यह बिल्डिंग 20 साल पुरानी है। मैं ये नहीं बोलूँगा दिस बिल्डिंग इज़ 20। इसी तरह अगर मुझे किसी पेन की एज बतानी है, भाई एज तो किसी की भी हो सकती है, तो मैं कहूँगा दिस पेन इज़ 20 मंथ्स ओल्ड। यह पेन 20 महीने पुराना है। अब आप सोचोगे कि हम दूसरा तरीका इसमें क्यों नहीं लगा सकते। देखो क्या होता, समाज में ना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होती है आपस में। भाषा में पूरा खेल सिचुएशन का है। आप ये बताओ, अगर मान लो कोई व्यक्ति कहे कि यह पेन 20 का है तो आप क्या समझोगे? यह पेन 20 का है मतलब आप समझोगे कीमत बता रहे ना, एज नहीं बता रहे। तो उस तरीके से कीमत बताई जाती है, प्राइस बताई जाती है। यही तो हमारा अगला पॉइंट भी है भाई, है। लेकिन पहले इसको समझ लीजिए, इंसान में प्राइस नहीं बताई जाती। अगर कोई माँ कहे कि मेरे 2 लड़के हैं, एक 20 का है और एक 25 का है, तो ये प्राइस बता रहे हैं क्या कि एज बता रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग देखो आप, ये एज बता रहे हैं। हाँ, आप ऐसी गलती मत कर देना कि किसी बेचारी माँ ने कहा मेरे 2 लड़के हैं, एक 20 का है और एक 25 का है, तो आप कहने लगे ठीक लगाओ माँ जी, दोनों ले लेंगे। ऐसी गलती मत करना। लेकिन अगर कोई बोले मेरे पास 2 पेन्स हैं, एक 20 का है एक 25 का है, तो आप समझ जाओगे क्या बता रहे हैं? प्राइस। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, नंबर 4, प्राइस। आप कीमत बता सकते हो, जैसा कि अभी हमने देखा। कीमत बताने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से देख लीजिए बी वर्ब्स में। पहला तरीका हो गया दिस पेन इज़ 20 रुपीज़। आप रुपीज़ लगा दो, नो प्रॉब्लम। दिस पेन इज़ 20 रुपीज़। या फिर बोलो दिस पेन इज़ 20, केवल 20 बोल दो, रुपीज़ मत लगाओ तो भी चलेगा। यह पेन 20 का है, क्योंकि लोगों को पता है इंडिया में रुपी चलता है, डॉलर नहीं चलता, यूरो नहीं चलता। तो ये अंडरस्टूड है, ठीक है। इसी तरह आप कह सकते हो दिस पेन इज़ फॉर 20 रुपीज़। आप फॉर प्रेपोजिशन का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि फॉर का अर्थ होता है के बदले, के लिए भी होता है और के बदले भी होता है, ठीक है। तो हमने 20 रुपये दिए और बदले में पेन लिया, फॉर, है ना। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। कौन कौन से? इंट्रोडक्शन, फिर हमने देखा ऑक्यूपेशन, फिर हमने देखा एज, और फिर हमने देखा प्राइस। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है आप बी वर्ब्स का उपयोग करके शेप एंड साइज़ बता सकते हो। शेप का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति या वस्तु देखने में कैसा है। मतलब कोई इंसान अगर है, मान लो तो लंबा है, नाटा है, मोटा है, दुबला है, कैसा है, ये हम शेप कहते हैं ना। या कोई वस्तु है, मान लो लंबी है, चौड़ी है, गोल है, इसको हम क्या बोलते हैं? शेप। और साइज़ यानी क्या होता है? नापने में कितना है, नापने में कितना, उसको बोलते हैं साइज़। जैसे देखो एग्जाम्पल देखते हैं। सुरेश इज़ आ टॉल बॉय। सुरेश एक लंबा लड़का है। इसी तरह द गंगा इज़ आ लॉन्ग रिवर। गंगा एक लंबी नदी है। अब गौर करो, सुरेश में टॉल आया, गंगा में लॉन्ग आया। लॉन्ग और टॉल में क्या अंतर है? देखो टॉल का मतलब होता है ज़मीन से आसमान की तरफ, यानी वर्टिकल, ज़मीन से आसमान की तरफ को बोलते टॉल। और ज़मीन से ज़मीन की तरफ अगर है तो उसको लॉन्ग बोलते हैं। समझ गए ना टॉल और लॉन्ग में अंतर। जैसे सड़क कैसी होती? लॉन्ग। सांप कैसा होता है? लॉन्ग। लेकिन कोई पेड़ कैसा होगा? जो पेड़ लगा हुआ है, टॉल। बिल्डिंग कैसी होती? टॉल। लेकिन कोई पेड़ हमने काट दिया, पेड़ जो है गिरा पड़ा है ज़मीन पर, तो कैसा है? लॉन्ग है ना। तो ऐसा है तो टॉल, और ऐसा है सीधा सीधा ज़मीन से ज़मीन, तो लॉन्ग। लेकिन हाँ, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि कभी कभी आप लोग ना ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगा देते हो।
मान लो सुरेश सो रहा है, बिस्तर में लंबा पड़ा है चित्त, तो आप ये मत बोलना कि अरे अभी तो टॉल था अभी लेकिन लॉन्ग है। नहीं नहीं, गलत। आपको सुरेश में यानी इंसान में टॉल लगाना होगा, क्योंकि इंसान जब हमें आम जीवन में मिलते हैं, मुलाकात होती है ना, तो टॉल के रूप में होती है। भैया हम कोई सांप आप तो है नहीं है ना, तो शेप आप इस तरह से बता सकते हो। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज़ अ लिटिल फैट, वह थोड़ी सी मोटी है। शी इज़ अ स्लिम वुमन, वह एक पतली महिला है। स्लिम यानी क्या होता? पतला, पतली, पतले, जो देखने में अच्छा हो, स्लिम उसको बोलते हैं। थिन यानी भी पतला होता है, लेकिन थिन में थोड़ा ना कमजोरी का एहसास होता है। हाँ, कमजोरी का मतलब वो खाना पीना उसको लग नहीं रहा है या मिल नहीं रहा, जो भी है, तो वो थिन है। लेकिन स्लिम अगर कोई होता है तो वो ब्यूटीफुली थिन है ना। जैसे जो लोग मोटे होते हैं वो जिम जाते हैं, थिन होने के लिए नहीं जाते, स्लिम होने के लिए जाते हैं। तो शब्दों में अंतर समझें आप थोड़ा सा। मैं आपको बीच बीच में शब्दों का अंतर ज़रूर बताता रहूँगा ताकि आप सही उपयोग करें। एक और अंतर देखो, जैसे हमने बोला मान लो कोई इंसान अगर मोटा है तो क्या लगाते हैं? फैट। आई एम फैट, ही इज़ फैट, शी इज़ फैट। लेकिन अगर हमें बोलना है कि यह किताब बहुत मोटी है, तो किताब में फैट लगाएंगे क्या? नहीं, वहाँ पर लगाएंगे थिक। थिक का मतलब होता है मोटा या फिर गाढ़ा, कोई लिक्विड में भी आ सकता है ये। दिस बुक इज़ वेरी थिक। अगर आप कहोगे दिस बुक इज़ वेरी फैट, तो गलत इसलिए है क्योंकि वो किताब कोई खा पी के मोटी नहीं हुई बेटा। हाँ, तो इसलिए उसमें फैट जमेगा नहीं, सही होगा थिक। तो शब्दों में अंतर समझें, और आगे चल के मैं बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा जिसमें मैं आपको कई शब्दों में अंतर बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शब्द लगाएं या ये शब्द लगाएं। तो सही शब्द का ज्ञान होना भी ज़रूरी है अच्छी लैंग्वेज के लिए, ठीक है। अच्छा, साइज़ कैसे बताएं? ये तो हो गया शेप। साइज़ बता सकते जैसे हाइट, आई एम 5 फीट 5 इंचेस। या फिर आप किसी रूम का साइज़ बता दो, प्लॉट का साइज़ बता दो। दिस रूम इज़ 20 बाय 30, 20 बाय 30 यानी 20 चौड़ाई हो गई, 30 लंबाई हो गई, तो 20 बाय 30 बोल दो, है ना। तो साइज़ बता सकते हैं। आप अपने जूते का साइज़, कमर का साइज़ बता सकते हो। जैसे जूते लेने गए, उसने पूछा व्हाट साइज़ आर यू, आप कह सकते हो आई एम 7, आई एम 7। देखो यहाँ साइज़ की बात हो रही है। ट्राउज़र्स की बात हो रही, जीन्स खरीद रहे हैं, कमर का पूछेगा, बोल दो आई एम 32, आई एम 30 या जो भी है, ठीक है। तो ये है शेप एंड साइज़, ठीक है। चलो अब अगला पॉइंट देखते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और हाँ, हम बाद में ये भी देखें किसी एक विषय पर कैसे सेंटेंसेस बनाना है। बहुत धैर्य के साथ नोट करते चलें, होमवर्क भी मिलेगा आपको। अगला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है चारित्रिक गुण। चारित्रिक गुण का मतलब क्या है? किसी की अच्छाई या फिर बुराई। किसी की तारीफ कर दो, किसी की बुराई कर दो, यही तो काम धंधा बचा है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ वेरी ग्रीडी, वो बहुत लालची है। शी इज़ एन एरोगेंट लेडी, वह एक घमंडी महिला है। ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, वह एक दयालु व्यक्ति है। शी इज़ एन इंटेलिजेंट वुमन, वह एक बुद्धिमान महिला है। तो तारीफ़ कर दो, बुराई कर दो, बहुत सारे शब्द होते हैं, धीरे धीरे सीखते चलोगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है प्लेस। स्थान बता सकते हैं। दो तरीके का स्थान होता है, एक तो सब्जेक्ट अभी इस वक्त कहाँ है, और दूसरा वो कहाँ से है। जैसे देखो, हम कह सकते हैं आई एम एट होम, यानी मैं घर पर हूँ। वी आर इन द क्लास, हम क्लास में हैं। या फिर ही इज़ इन भोपाल, वह भोपाल में हैं। लेकिन वह भोपाल में हैं, इससे ये नहीं पता चलता कि वह भोपाल में रहता है। याद रखें, अभी भोपाल में है ना। माई ब्रदर इज़ इन मुंबई, मेरा भाई मुंबई में है। और ये इन, एट, ऑन सब सीखेंगे, चिंता मत करना, ठीक है। अच्छा, अगर आपको बताना है कि कोई भी व्यक्ति कहाँ से है, तो फ्रॉम लगा दो।
जैसे आई एम फ्रॉम जबलपुर मध्य प्रदेश, या फिर आई एम फ्रॉम इंडिया, ही इज़ फ्रॉम भोपाल, शी इज़ फ्रॉम मुंबई, कोई भी जगह लगा दो, ठीक है। अगला पॉइंट है कलर। हम बी वर्ब से कलर बता सकते हैं। कलर का अर्थ होता है रंग, लाल, पीला, हरा, नीला। लेकिन ज़रा गौर करें, ये जो रंग होते हैं ना, ये इंसानों में नहीं चलते। हम ऐसा थोड़ी बोलते कि मेरे पापा लाल हैं, गलत। गुस्से से लाल है बोल सकते हैं, मुहावरा है, लेकिन कलर इंसानों में नहीं चलता। इंसानों में चलता है कॉम्प्लेक्शन। इंसानों के रंग को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्शन। इसमें 3 मुख्य रंग होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। कौन कौन से इंसानों में? देखो, एक तो होता है फेयर। फेयर का अर्थ होता है गोरा, गोरी, गोरी। दूसरा है वीटिश, यानी गेहुआ, गेहूं के जैसा। वीट का अर्थ होता है गेहूं, उसी से बन गया है वीटिश। फिर होता है डार्क, यानी सांवला, सांवली, सांवले, या काला, काली, काले को डार्क बोलते हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन का है, ठीक है। ब्लैक यूज़ मत करना बेटा, किसी भी इंसान में ब्लैक शब्द यूज़ करना अगले व्यक्ति का अपमान भी है और कानूनन अपराध भी है। तो कृपया किसी को ब्लैक ना बोले, ब्लैक कोई होता भी नहीं है, वैसे ही वो तो कलर है भाई, है ना। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ वेरी फेयर, वह बहुत गोरी है। आई एम वीटिश, मैं गेहुआ हूँ। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्शन बता सकते हैं। कलर भी बता सकते हैं निर्जीव चीज़ों का। द बुक कवर इज़ रेड, किताब का कलर कैसा है? रेड है, तो बता सकते हो। द ग्रास इज़ ग्रीन, घास हरी है। अगला पॉइंट है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी का अर्थ होता है राष्ट्रीयता, यानी कोई भी व्यक्ति किस देश से संबंध रखता है। और ये जो नेशनैलिटीज़ होती है ना, ये देश के नाम से ही बनती हैं। जैसे इंडिया देश का नाम है, और इंडिया से रिलेटेड पर्सन को हम बोलते हैं इंडियन। जैसे आई एम एन इंडियन। इसी तरह अगर किसी का संबंध पाकिस्तान से है तो बनेगा पाकिस्तानी। किसी का संबंध अगर नेपाल से है तो क्या बनेगा? नेपाली। लेकिन नेपाली हिंदी में यूज़ होता है बच्चों, इंग्लिश में होता है नेपलीज। ही इज़ अ नेपलीज। अमेरिका का हो जाएगा अमेरिकन, जापान का हो जाएगा जैपनीज, ब्रिटेन का हो जाएगा ब्रिटिश, फ्रांस का हो जाएगा फ्रेंच, चाइना का हो जाएगा चाइनीज़। अब ज़रा गौर करो कि फ्रेंच जो है ये भाषा का नाम भी है कि नहीं? तो कभी कभी भाषा का नाम और नेशनैलिटी एक जैसी होती है। जैसे जैपनीज़ भाषा का नाम भी है, नेशनैलिटी भी है। नेपलीज़ भाषा का नाम भी है और नेशनैलिटी भी है। तो कंफ्यूज मत होना। अगर पर्सन में लग रहा है तो नेशनैलिटी हो जाएगा, लैंग्वेज की बात होगी तो सिचुएशन से समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे मान लो किसी ने बोला ही इज़ एन इंग्लिश, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ही इज़ एन इंग्लिश, वह अंग्रेजी है? नहीं, वह अंग्रेज है, क्योंकि इंग्लैंड का नेशनैलिटी होता है या नेशनल वर्ड जो है उसका वो है इंग्लिश। जैसे ब्रिटेन का ब्रिटिश, इंग्लैंड का इंग्लिश। अच्छा, ये जो नेशनैलिटी वर्ड्स होते हैं ज़रा गौर करें, ये प्रॉपर नाउन से बन रहे हैं। प्रॉपर नाउन यानी किसी देश का नाम। लेकिन आप चाहें तो और भी जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनसे भी शब्द बना सकते हैं। इन्हें हम नेशनैलिटी नहीं बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। जो भी एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बने, किसी भी जगह के नाम से बने, तो उसे हम बोलते हैं क्या? प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे देखो, बिहार के लोगों को क्या बोलते हैं? बिहारी। तो बिहार कोई देश तो है नहीं, एक राज्य है, एक प्लेस है, प्रॉपर नाउन है। तो बिहारी क्या बन गया? प्रॉपर एडजेक्टिव, है ना। इसी तरह जबलपुर के व्यक्ति को क्या बोलते हैं? जबलपुरिया। इंग्लिश में बोलते हैं जबलपुरियन। क्या बोलते हैं? जबलपुरियन। आप भी पता करें कि आपके शहर में क्या बोला जाता है ना, और कमेंट करके बताइए आप कहाँ से हैं, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। आज का लास्ट पॉइंट है हेल्थ।
बहुत अच्छा पॉइंट है, आम जीवन में बोलने में बहुत काम आता है। स्वास्थ्य बता सकते हैं आपकी किसी का स्वास्थ्य कैसा है, इसके लिए कुछ अच्छे अच्छे शब्द होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। मैं आपको सारे शब्द बता रहा हूँ, देख लीजिए और अलग अलग सिचुएशन में यूज़ कीजिए। जब भी कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं, आई एम फाइन। तो फाइन मतलब क्या होता है, अच्छा। ये बहुत ही कॉमन और फॉर्मल शब्द है, हर जगह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बार बार यूज़ होता है तो घिसपिट गया है ना। अब लोग इससे इम्प्रेस नहीं होते, जिसको देखो वो फाइन है, एवरीबडी इज़ फाइन। आप कुछ और भी अच्छे शब्द लगा सकते हो, जैसे देखो क्या क्या लगा सकते हैं, आई एम फाइन, आई एम वेल, आई एम वेरी वेल, आई एम प्रिटी वेल, आई एम गुड, आई एम ओके, आई एम ऑल राइट। कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं। इसके अलावा कुछ इनफॉर्मल शब्द भी होते हैं जो आप दैनिक जीवन में यूज़ कर सकते हो, दोस्तों के बीच में यूज़ कर सकते हो, जैसे आई एम कूल। अब आई एम कूल का मतलब मैं ठंडा हूँ नहीं होता, आई एम कूल का मतलब है मैं मज़े में हूँ, है ना। लेकिन ये इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है मतलब दोस्तों के बीच में ही यूज़ करना है। जैसे आपने गौर किया होगा कि अगर हम कहीं मान लो रास्ते से जा रहे हैं और कोई हमारे पुराने टीचर प्रिंसिपल है ना टकरा गए और उन्होंने पूछा और बेटा कैसे हो, तो हम ये नहीं कहते कि अरे अपन तो मज़े में हैं, तुम सुनाओ। ये गलत भाषा होगी ना। ये भाषा कहाँ यूज़ करते हैं, केवल दोस्तों के बीच में। तो इसी तरह अगर किसी बड़े ने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो आई एम कूल नहीं बोलना है। क्या बोलना है, आई एम फाइन, आई एम वेल, आई एम प्रिटी वेल, ये जो भी हमने आपको बताए। आई एम कूल के अलावा और भी इनफॉर्मल शब्द होते, जैसे देखो आई एम फिट एज अ फिडल। फिट एज अ फिडल का मतलब होता है पूरी तरह से फिट, तंदुरुस्त। वैसे फिडल का अर्थ होता है वाद्य यंत्र है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सारंगी। मैं सारंगी के जैसा फिट हूँ, वो ये कह रहा है। उसमें जो एक एक तार बहुत अच्छे से कसे होते हैं, ना ज़्यादा ढीले ना ज़्यादा कसे हुए, तो वो सारंगी की तरह फिट है कह रहा है। ईडियम में मुहावरा है इंग्लिश में, फिट एज अ फिडल मतलब कंप्लीटली फाइन। एक और देखते हैं, आई एम ऑन क्लाउड 9। आई एम ऑन क्लाउड 9, मैं 9वें बादल में हूँ। हाँ, इसका मतलब होता है वेरी वेरी हैप्पी, बहुत सुखी है, खुश है ना। एक और देख लीजिए, आई एम अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग का मतलब होता है इन गुड हेल्थ, जो बहुत स्वस्थ है, अच्छा है, फाइन है। तो इनफॉर्मल में इनका यूज़ करो, लोग इम्प्रेस होंगे आपसे। लोग इम्प्रेस किससे होते हैं, नए नए शब्दों से, नए नए फ्रेजेस से। वो बासा नहीं कि आई एम फाइन बोल दिए। आज के बाद थोड़ा दोस्तों में क्या बोलो, रौब जमाओ अपना, बोलो आई एम कूल, आई एम ऑन क्लाउड 9, आई एम अलाइव एंड किकिंग, आई एम फिट एज अ फिडल। इस तरह के फ्रेजेस का यूज़ करो। लेकिन कब करोगे, जब कोई पूछे। क्या पूछे, हाउ आर यू, आप कैसे हो। हाँ, ज़बरदस्ती जाके पड़ोसी का दरवाज़ा मत खटखटा देना, हेलो आंटी आई एम कूल, ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। पहले भैया उसको मतलब पूछने तो दो, कोई पूछे तो। हाँ, और पूछेगा, चिंता नहीं करना, एक समय आएगा जब दुनिया पूछेगी, ठीक है। मतलब कोई कांड मत कर देना उससे पूछने लगे। चलो खैर, अब हम देखते हैं कि इन पॉइंट्स को कैसे किसी एक विषय पर लगाएं। आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी, उस पर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा और आप उसको समझिए, फिर मैं आपको होमवर्क भी दूंगा कि क्या करना है। जैसे देखिए, पहला सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, एक हमने व्यक्ति ले लिया है और उसी व्यक्ति के ऊपर हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं, सरल हैं। देखिए, दिस इज़ माई फ्रेंड राजू, यह मेरा दोस्त राजू है। ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, वह या फिर यह 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है। यह ऑक्यूपेशन हो गया है ना। ही इज़ 16 years old, वह 16 वर्ष का है। ही इज़ फ्रॉम जबलपुर, वह जबलपुर से है या फिर यह जबलपुर से है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ टॉल फेयर एंड हैंडसम, ही इज़ एन इंडियन, ही इज़ फिट एज अ फिडल। देखो, हमने एक ही टॉपिक लिया और 6-7 सेंटेंसेस बना लिए, क्या दिक्कत है। और देखते हैं, देखो एक और देखते हैं टॉपिक,
मिस्टर शिवराज सिंह चौहान इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। आप किसी का नाम लेके शुरू कर दो, जैसे हमने यहाँ ले लिया मिस्टर शिवराज सिंह चौहान इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। अगला देखो क्या है, ही इज़ अ पॉलिटिशियन, है ना, ही इज़ फ्रॉम शिवपुरी, या शायद वो बुधनी से हैं, आई एम नॉट श्योर। तो ये कोई जीके की क्लास नहीं है, मैंने यहाँ लिख दिया ही इज़ फ्रॉम शिवपुरी। ही इज़ अप्रॉक्स 62 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ वीटिश, ही इज़ अ पॉपुलर लीडर इन एमपी, है ना, ही इज़ वेरी टॉल एंड हैंडसम, है ना। तो देखो आप एक ही टॉपिक में सेंटेंसेस लगा लो, कितने सारे बना सकते हैं, है ना। ये तो इंसान हो गए। आप निर्जीव ले लो, जैसे देयर इज़ अ टेम्पल नियर माई होम, इट इज़ अ शिव टेम्पल, है ना, मेरे घर के पास एक मंदिर है, यह शिव मंदिर है। तो हमने देयर का यूज़ सीखा था ना एक वीडियो में, आप देखना उसको। फिर देखो इट इज़ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल, इट इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई होम। अब एट अ स्टोन्स थ्रो देखो एक ईडियम हमने सीखा था, वो हमने यहाँ यूज़ किया, मेरे घर से बहुत पास में है, निकट है। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है निकट है, पास है। इट इज़ वेरी फेमस इन माई लोकेलिटी, यानी यह मेरे एरिया में बहुत फेमस है। देयर इज़ एन आइडल ऑफ लॉर्ड शिव इन द टेम्पल। अब देखो टॉपिक यहाँ देखो कैसे मोड़ दिया हमने कि मंदिर में भगवान शिव की एक मूर्ति है। इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल, यह वाइट मार्बल से बनी है। और आपने गौर किया, हमने टेम्पल शब्द ले लिया, बदले में इट लगा लिया, वहाँ शिवराज सिंह चौहान लेके ही लगा दिया, वहाँ पे हमने एक लड़के का नाम लेके, राजू का नाम लेके ही लगा दिया। तो हमें क्या करना है, नाउन का यूज़ एक बार करना है और उसके बाद आपको प्रोनाउन का यूज़ करना है। लड़का है, लड़की है, जानवर है, निर्जीव है, उसके हिसाब से आपको सही प्रोनाउन का यूज़ करना है। और उसके भी वीडियोज़ हमने पहले भी अपलोड किए हैं, आप देख लीजिएगा। अब देखो आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क तो करना पड़ेगा भैया। आप भी क्या करें, कोई भी एक टॉपिक ले लो, चाहे प्रधानमंत्री ले लो, कोई गवर्नर है उनको ले लो, कोई आपके घर के आसपास गार्डन है ना, या कोई भी एक बिल्डिंग है, आपका कुत्ता टॉमी है, कोई भी एक टॉपिक ले लो और उसके 7-8 सेंटेंसेस जितने आपसे बने कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, ठीक है। हाँ, ज़रा कमेंट में टाइप कर दो और देखो दूसरे लोगों की सेंटेंसेस भी पढ़ो, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करेंगे, पता नहीं करेंगे कि नहीं। अगर करेंगे तो उनके भी सेंटेंसेस को पढ़ो और सीखो। इसी तरीके से छोटे छोटे वाक्यों का उपयोग करके हम बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। आपको छोटे छोटे कदम उठाना है और धैर्य के साथ आपको ये सीखना होगा, ठीक है। मैं आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करूँगा जिसमें इंग्लिश की छोटी छोटी बारीक बातें आपको बताऊँगा और हम सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, ठीक है। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों से, दुश्मनों से, रिश्तेदारों से, फूफा, मामा, मौसा, सबको शेयर करो भैया, सबको सिखाओ, ताकि लोग आपसे पूछें हाउ आर यू और आप बोल सको आई एम फिट एज अ फिडल, ठीक है ना। तो इनको शेयर करो, फैला दो, बिल्कुल सब जगह फेमस कर दो मेरे को, है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो। बेल मतलब घंटी, वो बेल नहीं जो गांव में है, वो घंटी को दबाओ और आपका जो नोटिफिकेशन है वो मिलेगा, आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलो भैया मिलते हैं बाद में, लेट अस फिनिश, सी यू सून।